हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी आज की एक कहानी प्रिया जी की है। प्रिया जी बताती है कि ये कहानी मैंने मेरे दादा से सुनी थी। अब घटना पर आते हैं। ये बात कई साल पुरानी है, जब प्रिया जी के दादा और दादी की एज काफ़ी कम थी। लगभग 30 के अंदर की एज होगी उनकी। दादाजी बताते हैं कि एक शाम में गांव में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई थी। हमारे पड़ोस के घर में एक लड़की रहा करती थी, जिसे लोग मीना मीना कहकर बुलाते थे। उसकी उम्र 25 साल के आसपास की होगी। लोगों का ऐसा कहना था कि उसकी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी और 1 या 2 दिन में इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वो बिस्तर की हो गई। डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, लेकिन उसे क्या हुआ था इसका कोई पता ही नहीं चला। वो बस बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे सामने कोई दिखाई देता है। लेकिन जो भी उसे दिखाई देता था, वो आसपास जितने भी लोग थे मीना के, उनमें से किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मीना का ऐसा कहना था कि सिर्फ वो ही है जो उसे देख पाती है। जब मीना से पूछा गया कि वो कैसा दिखता है, तो उसने बताई कि उसकी आंखें पूरी सफ़ेद है, उसका होठ और जबान बिल्कुल काला है, उसके दाहिने गाल के ऊपर एक पंजे का निशान है, जैसा कि किसी जंगली जानवर ने उसके गाल पर पंजा मार कर फाड़ दिया हो। और जो गाल उसका फटा हुआ था, वहां से खून भी काले रंग का निकल रहा था। उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा टेढ़े थे, जिनमें से भी खून निकल रहा था। हाथ पैर के नाखून बहुत लंबे थे और ऐसा लग रहा था कि शरीर पर किसी ने गंदा कपड़ा पहना दिया गया हो, या फिर वो चलते चलते किसी कीचड़ में गिरकर उसने अपने कपड़े खराब कर लिए हो। हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक गांव था, जहां पर ट्राइबल लोग रहा करते थे। वहां पर एक ओझा भी था जो झाड़ फूक करना जानता था। गांव के लोगों ने जाकर जब उसे बुलवाया तो वो देखकर हैरान रह गया। वो कहने लगा कि ये जो भी बोल रही है बिल्कुल सच बात है। उसका यूं भी कहना था कि वो आत्मा इसे लेकर ही अपने साथ जाएगी। गांव वाले और उसके घर वाले उस ओझा के हाथ पैर जोड़ने लगे। उससे कहने लगे कि हमारी बच्ची को बचा लो। उस ओझा ने कोशिश तो की, लेकिन शुरुआत में तो वो असफल रहा। जब पहले दिन वो ओझा झाड़ फूक करने के लिए आया, तो घर में घुसते ही घर का सामान ऐसा हिलने लगा जैसा कि उस घर में अर्थक्वेक आ गया हो। सारा सामान जोरों से हिल रहा था और जमीन पर भारी आवाजों के साथ गिर रहा था। जो लालटेन वहां पर लगाए गए थे रोशनी के लिए, वो भी गिरकर फूट चुके थे और घर की एक दीवार के पास तो छोटी सी आग भी लग गई थी। घर के सभी लोग परेशान थे। वैसा देखने के बाद जो लोग अंदर थे वो भागकर अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। अंदर वो मीना और वो ओझा, वो दोनों ही थे। फिर ओझा को जो क्रियाएं करनी थी उन्होंने वो क्रियाएं की, लेकिन उससे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद वो भी बाहर आए। जब वो ओझा बाहर आए तब उनके शरीर पर कई सारी जगह पर घाव बिल्कुल साफ देखे जा सकते थे। वो घाव भी वैसे ही थे जैसा कि मीना बताती थी कि उस आत्मा के गाल पर है। जब ओझा को देखा गया तो यूं समझ में आया, ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उनके पूरे शरीर पर अपने नोकीले नाखूनों से वार कर दिया है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह वही आत्मा है जिसके बारे में मीना बता रही थी। उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मेरी सिद्धियों के आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो ओझा वहां से चले गए। उन्होंने बताया कि मैं अगली रात दोबारा आऊंगा। जब वो दोबारा आए तो उनके साथ एक आदमी और भी था। शायद वो उस ओझा का गुरु था या फिर शिष्य था। वो दोनों ही आदमी अंदर गए और जैसे ही मीना के पास पहुंचे ही कि मीना एकदम जाड़ी आवाज में कहने लगी, यहाँ से चला जा। तू अपनी जान खतरे में डाल रहा है इसको बचाने के लिए, और अगर आज तू यहाँ से नहीं गया तो तेरा अंत भी निश्चिंत है।
लेकिन वो जो ओझा था वो काफी ज्यादा जिद्दी भी था और उसे बचाना भी था, इसलिए उसने हार नहीं मानी। वो कहने लगा कि तू कोई भी हो, मैं तुझे आज यहाँ से खत्म करके रहूंगा। उसके बाद दोबारा से जो क्रिया करनी थी वो उन्होंने चालू की। जैसे ही वो क्रिया चालू हुई कि मीना, जो अब तक सामने लेटी हुई थी, जिसके हाथ पैर बांधे गए थे, वो अब हवा में उड़ने लगी। उसके हाथ पैर उस चारपाई से बांधे गए थे और वो उस चारपाई के साथ ही हवा में ऐसा तैर रही थी जैसा मानो एक पंछी हवा में उड़ता है। और ऊपर उड़ने के बाद वो तेजी से गोल 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 घूमने लगी। जिसके बाद ओझा के साथ में जो था वो थोड़ा घबराया, लेकिन वो जानता था कि ये क्रिया इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, इसीलिए वो भी वहां पर डट कर बैठा रहा। दोनों ने ही क्रियाएं करना शुरू की कि अचानक से आवाजें आना शुरू हो गई। वो पूरा घर दोबारा से ऐसा लगने लगा जैसा कि अर्थक्वेक की चपेट में आ गया हो। घर का सामान तीतर बीतर होने लगा। घर में ही तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसा किसी ने फुल स्पीड पर फैन को ऑन कर दिया हो। और वो जो मीना थी वो अब भी हवा में ऊपर गोल गोल घूम ही रही थी। फिर अचानक से एक जोर की आवाज के साथ वो जमीन पर गिरी। और वो जैसे ही जमीन पर गिरी वो चार पाइप बुरी तरह से टूट गई थी, जिसके बाद मीना के हाथ पैर खुल चुके थे। लेकिन उससे पहले ही वो ओझा ने उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक दिए थे, जिस वजह से वो वहां से कहीं भाग नहीं पा रही थी, या यूं कहिए कि हिल नहीं पा रही थी। बस वो जमीन पर ही लेटी हुई थी। उसके बाद उस मीना को, या फिर उस आत्मा को जो उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि बाजू में पड़ा हुआ पानी का बड़ा सा मटका उसने जोर से हवा में उठाकर उस ओझा के सर पर मारने की कोशिश की। लेकिन वो मटका पहले ही फूटकर सामने गिर पड़ा और पूरी जमीन वहां की गीली हो चुकी थी, जिस वजह से जो क्रिया की सामग्री थी वो भी कुछ हद तक के भीग चुकी थी। लेकिन वो ओझा ने हार नहीं मानी और वो अपनी क्रियाएं करते रहे। अगले ही 10 मिनट के बाद जो मीना थी वो एकदम से दोबारा हवा में उठी और जो पीछे की साइड पर दीवार थी घर की, उससे जाकर ऐसे चिपक गई जैसा कि मानो कोई मैग्नेट किसी लोहे से चिपक जाता है। और वो उस दीवार पर चिपकी हुई खड़ी हुई हंस रही थी। उसके पैर तो हवा में ही थे, बस यूं लग रहा था कि उसे किसी ने दीवार से टांग दिया हो। उसके बाद वो गुर्राते हुए दोबारा कहने लगी कि मैं आज इसे लेकर ही जाऊंगी। उस घर की जो छत थी वो पक्के सीमेंट की नहीं बनी हुई थी, जिस वजह से वो वहीं पर हवा में उड़ते हुए घर की छत को चीरते हुए छलांग लगा दी। और जो भी घर की छत का सामान था वो सारा सामान जमीन पर आकर गिर पड़ा। दोनों ही परेशान थे कि ये कहाँ चले गई। लेकिन उस आत्मा को ये नहीं पता था कि उसके ऊपर जाने से पहले ही वो ओझा ने नीचे से उसको चारों तरफ से बांध दिया था। यानी कि वो आत्मा ऊपर तो जाएगी लेकिन कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। और फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर जोरों से फूंकना शुरू किया, जिसके बाद वो मीना के शरीर में घुसी हुई आत्मा को खींचने लगी नीचे जमीन की ओर। गांव के लोग बताते हैं कि ये सारी चीज वो लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मीना के शरीर के साथ साथ वो आत्मा भी नीचे आई और दोबारा ठीक उसी जगह पर आकर खड़ी हुई जिस जगह पर उस ओझा ने पहले ही उसे बांधा हुआ था। फिर वो क्रियाएं करने लगे, जिसके बाद मीना का शरीर में से ऐसा लगने लगा कि बहुत सारा काला धुआं निकल रहा है। वो काला धुआं निकलते निकलते ऐसा निकला कि मीना का शरीर बिल्कुल सफेद हो गया। एक बार को यूं भी लगा कि शायद उसके शरीर का पूरा खून ही निकल गया हो। तभी ही जो वहां पर ओझा था उसके पास कुछ मटका जैसा रखा हुआ था। उसने वो मटका खोला और वो काले धुएं को उसमें जमा कर लिया और वहां से बाहर निकला। फिर वो कहने लगा कि अगले कुछ समय में मीना होश में आ जाएगी और फिर वो ठीक भी हो जाएगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके घर वाले और गांव वाले मीना के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। 1-1.5 घंटे के बाद मीना को होश आया।
जब होश आया तब उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। घर वालों ने उसे खाना खिलाकर सुला दिया और घर के सभी लोगों ने कहा कि अभी ज़्यादा इसे टेंशन देना ठीक नहीं, जो भी बात है हम कल सुबह करेंगे। अगली सुबह में जब वो मीना जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले मैं रास्ते से आ रही थी, तब मुझे एक जगह पर ऐसा लगा कि किसी ने मुझे चुपके से एक पत्थर फेंक कर मारा। मैं वहीं पर रुक गई और मैं खड़े होकर देखने लगी, लेकिन मुझे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया, परंतु पास में जो बड़ा पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के पीछे ऐसा लग रहा था कि कोई खड़ा होकर मुझे हंस रहा है और देखकर चिढ़ा रहा है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं तुरंत ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची और जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था और फिर एकदम से मेरे सामने वही डरावना आदमी आया, जिसका सीधा गाल पूरी तरह से फटा हुआ था, हाथ पैर के नाखून लंबे और हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े थे। मैं देखकर डर गई और मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागी। मैं घर आने तक कहीं पर नहीं रुकी, लेकिन मैंने देखा कि अब वो तो मेरे साथ घर में ही आकर रुका है और घर में ही वो बहुत आराम से मेरे साथ घूम भी रहा था। मैं इस चीज से काफी ज्यादा घबरा गई थी, समझ नहीं पा रही थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं ये बात घर वालों को भी बता रही थी, लेकिन उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर देखते ही देखते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। घर वालों ने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। और दोस्तों, ये बात जानकर आप लोग को आश्चर्य होगा कि वो घटना के बाद से लेकर मीना को कभी भी ऐसी कोई आत्मा या चुड़ैल दोबारा नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अंकुश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह हमारे गांव की एक सच्ची घटना है। कहा जाता था कि हमारे गांव की एक हवेली है जिसमें भूत प्रेत या आत्माओं के साए घूमते हुए बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो आसपास के जो दूसरे गांव के लोग थे उन्हें नहीं पता, लेकिन जो उस घर के बिल्कुल नजदीक में रहते थे उनका तो यही कहना था कि रात के समय हम हमेशा ही वहां पर किसी को घूमते हुए देखते हैं। कुछ लोगों ने तो दिन में भी उन्हें महसूस करने का दावा किया था और ऐसी कुछ छोटी छोटी घटनाएं घटी भी थी। हमारे गांव का एक आदमी था, उसका यूं कहना था कि जब शाम के 4:30 पौने 5 बजे के आसपास वो अपने घर आ रहा था उसी हवेली वाले रास्ते से, तो उसे चलते चलते यूं महसूस होने लगा जैसा कि ठीक उसके बाजू में ही कोई उसके साथ चल रहा है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसने ये भी महसूस किया कि जो सामान वो लेकर आ रहा था, यानी जमीन पर घसड़ता हुआ ले आ रहा था, वो सामान एकदम से भारी हो गया, जैसा कि मानो अब वो चीज कम से कम 500 किलो की हो गई। वो जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही थी, जिसे देखकर बिल्कुल ये भी समझ में आ रहा था कि किसी ने या तो उसे पकड़ कर रखा है या फिर कोई उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया है, इस वजह से वो हिल तक नहीं रही है। इसके बाद उसका कहना यह भी था कि वो डर के जब वो सामान छोड़कर वहां से भागा, तब वो जो भी सामान था उसके पास, वो उसके पीछे पीछे घसीटता हुआ ऐसा जा रहा था जैसा कि वही उसे अपने साथ खींच कर ले जा रहा है। इसके बाद कहा जाता है कि वो आदमी कई दिनों तक बीमार रहा, फिर धीरे धीरे वो ठीक हुआ और उस रास्ते से कभी नहीं गया। ऐसी ही एक दूसरी छोटी घटना है। वो भी घटना कुछ ऐसी है कि गांव में एक औरत रहा करती थी। वो औरत को रात के समय किसी काम से बाहर जाना पड़ा, जिसमें वो औरत और उसका बच्चा दोनों ही साथ में बाहर गए। गांव वाले कहते हैं कि उसके घर में कुछ झगड़े हुए थे, उसी वजह से वो रात के समय घर छोड़कर बाहर गई। उसे समझ में नहीं आया कि कहाँ जाना चाहिए, इसीलिए वो ठीक वही हवेली के रास्ते पर निकल पड़ी। जैसे ही वो उस हवेली के पास पहुंची तो उसने देखा कि हवेली के इर्द गिर्द चारों ओर कई सारे लोग घूम रहे हैं। लगभग वो 8 से 10 लोग होंगे और वो लोग घूमते घूमते वही औरत और उसके बेटे को घूर रहे थे। इसके बाद उसका ये भी कहना था कि उनमें से एक हवा के झोंके की तरह ठीक उसी हवेली के मेन गेट के पास आकर खड़ा हो गया
और हमें बहुत ज़्यादा डरावनी नज़रों से घूरने लगा। जिसके बाद वो औरत का कहना ये था कि मैं अपने बच्चे को लेकर तुरंत ही भागकर दोबारा अपने घर पर लौट आई। एक घटना इसमें यह भी थी कि एक गांव का लड़का जिसकी उम्र 20 से 22 साल की होगी, कहते हैं कि उसी हवेली के सामने जो मैदान था वो वहां पर क्रिकेट खेल रहा था। जब बॉल उस हवेली के अंदर गया तब वो बॉल लाने के लिए उस हवेली के अंदर गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि सामने कोई खड़ा हुआ था उसके, और उसके एक हाथ में बॉल था, दूसरे हाथ काफी ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था और वो दूसरे हाथ से बॉल को पकड़कर चीर फाड़ रहा था। ये देखकर वो इतना ज्यादा घबरा गया कि वहां से भागते हुए बाहर आया और बेहोश हो गया। उसके बाद उसे भी कई दिन लगे रिकवर होने। दोस्तों, अब घटना पर आता हूँ। घटना कुछ ऐसी थी कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जब शाम में अपने घर पर काम से लौटा तब वो खाना खाया और अपने एक दोस्त के साथ उसी हवेली के पास चला गया। कहते हैं कि उस समय लोग रात में दारू पीते ही थे। वो भी अपने दोस्त के साथ वहीं हवेली के पास जाकर दारू पीने लगा। दोनों दारू के नशे में एकदम धुत हो चुके थे। तभी उस हवेली के अंदर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज कुछ ऐसी थी जैसा कि कोई उनका ही नाम लेकर उन्हें अपने पास बुला रहा है। वो दोनों नशे में धुत खड़े होकर उस हवेली की ओर देखने लगे। तभी उन्हें एक बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत दिखाई दी जो दोनों हाथों से इशारा करके अपनी ओर बुला रही थी। उस औरत की जो आवाज थी वो भी काफी ज्यादा मधुर थी, जिस वजह से वो दोनों ही खुद को रोक नहीं पाए। और जैसे ही हवेली के पास गए तब उस औरत ने दोनों को सर के बालों से पकड़ा और घसीटते हुए उस हवेली के अंदर लेकर चले गई। उनमें से एक आदमी को उसने एक हाथ से हवा में उठाकर उसका गला पकड़ लिया और दीवार से लगाकर उसका गला दबाने लगी। मौका देखते ही जो दूसरा आदमी था वो वहां से भागकर बाहर निकलने लगा। वो काफी हद तक के उसमें सफल भी था क्योंकि मेन गेट तक तो आ चुका था, लेकिन तभी उसे मेन गेट के पास और भी कई सारी आत्माएं दिखी जिसने उसे उठाकर दोबारा अंदर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहा। वो बताता है कि उतने नशे में भी मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और उस हवेली की जो टूटी फूटी बाउंड्री वॉल थी उसे कूद कर वो वहां से बाहर निकल गया। कहा जाता है कि जो आदमी अंदर गया था, यानी जिसे उस चुड़ैल ने पकड़ कर रखा था, उस आदमी का उस दिन के बाद से कोई अता पता नहीं लगा। उसके 11 साल के बाद उस हवेली को वहां पर तोड़ा गया। जब उस हवेली को तोड़कर वहां पर मैदान बना दिया गया तभी वहां पर उस हवेली के टूटने के बाद कई सारे लोगों के कंकाल मिले, जिससे ये बात समझ में आई कि जो भी उस हवेली में जाता था और गायब हो जाता था ये उन्हीं लोगों के कंकाल है। कुछ कंकाल तो इतनी बुरी तरह से डैमेज थे कि उन्हें पहचान पाना या उसके बारे में कोई और जानकारी इकट्ठा करना यह असंभव था। उसके बाद में जब से वो हवेली टूटी, लोगों का ऐसा कहना था कि वो आत्माएं वहां से आज़ाद हो गई थी और गांव के लोगों को परेशान करने लगी थी। फिर गांव के लोगों ने मिलकर इसका समाधान ढूंढा। तो समाधान कुछ ऐसा था कि एक जो आदमी था गांव में, वो किसी बड़े से पुजारी जी को जानता था। वो जाकर उन्हें बुला लाया। पुजारी जी ने बहुत सारी अपने साथ विभूति लेकर आए हुए थे। उन्होंने वो विभूति लेकर जहाँ पर वो हवेली थी उस हवेली की जमीन पर वो पूरी विभूति को बिखेर दिया। उसके बाद रात में वहीं पर बैठकर उन्होंने एक बड़ी सी पूजा करवाई और लोगों से कुछ तेल लाने को कहा था। फिर वो पूरा तेल उसी जमीन पर बिखेर कर वहां पर आग लगा दी। कहा जाता है कि उसके बाद में उसी रात वहां पर बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ आवाजें लोगों ने तो ऐसी भी सुनी कि वो माफी मांग रही थी कि हमें माफ कर दो, बस हमें जाने दो, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन पुजारी जी जानते थे कि आत्माएं बहुत बुरी और शक्तिशाली है, ये लोगों को परेशान करेगी ही। इसीलिए उन्होंने बिना दया किए उन सबको वहां से खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से लेकर अब तक हमारे गांव में ऐसी कोई भूतिया घटना
कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी अंकुश जी की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी इशिका की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये घटना है 2004 की। उस समय हमारे घर पर मेरी नानी माँ की डेथ हुई थी। डेथ होने के बाद में घर के जो रिश्तेदार होते हैं दूर दूर से, वो लोग तो आते ही हैं। मेरे दोनों मामा हमारे घर पर आए हुए थे और वो दोनों भी हमारे घर पर रात में रुकने का फैसला किए थे। लेकिन सडनली मेरे मामा को याद आया कि उन्हें अगली सुबह में ऑफिस में एक ज़रूरी काम है, जिस वजह से उन्हें रात में ही जाना होगा। मेरे दोनों मामा जिस जगह से आए हुए थे, वो जगह हमारे घर से 120 किलोमीटर की दूरी पर थी और उनमें से एक मामा के पास कार थी। तो दूसरे मामा ने उनसे कहा कि अगर तू जा ही रहा है तो मुझे भी साथ ले चल, वरना कल अकेले आने में मुझे दिक्कत होगी। मेरे जो पहले वाले मामा थे, उन्होंने इस बात पर एग्री कर लिया। फिर कहने लगे कि चलो हम निकलते हैं। घर के तो सभी लोग मना कर रहे थे क्योंकि रात के कुछ 1 बज चुके थे, लेकिन मामा माने नहीं। दोनों ही अपने घर से निकले। 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो गई। जिस जगह पर नानी की डेथ हुई थी वो पहाड़ी इलाका था। वहां से नीचे उतरना था, कुछ 30 किलोमीटर जितनी घाट थी और उसके बाद प्लेन रास्ता था। हम भी वहां पर रहते नहीं थे, लेकिन नानी माँ की डेथ के बाद हम लोग वहां पर पहुंचे थे। नानी माँ उस घर में अकेले ही रहती थी। जब ये दोनों की गाड़ी कुछ 20 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद बंद हुई घाट पर, तो इन्होंने गाड़ी से निकलकर गाड़ी का बोनट खोलकर देखा। जितना भी थोड़ा बहुत काम ये गाड़ी का जानते थे, उसे सही करने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाड़ी तो ठीक हुई नहीं। रात का समय था, ठंड का मौसम था, रास्ता बिल्कुल सुनसान था। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था कि जिससे मदद मांग सके। ना ही तो कोई भी गाड़ी ऊपर से नीचे जा रही थी और ना ही तो कोई गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही थी। बस उस सन्नाटे में एक ही आवाज गूंज रही थी और वो थी किसी जंगली जानवर की। दोनों मामा वहां काफी घबराए हुए खड़े थे कि अचानक उन्हें एक औरत दिखाई दी जो सामने से इन्हीं की ओर आ रही थी। जब वो औरत और ज्यादा करीब आई तो उन्होंने देखा कि ये तो नानी की पड़ोस में रहने वाली वही औरत थी। उस औरत को देखते ही ये दोनों ही उसके पास जाकर कहने लगे कि हमारी गाड़ी बंद हो गई है और हमें घर पर भी जाना है। वो औरत ने कहा कि इस समय तो तुम्हें कोई भी मैकेनिक मिलना मुश्किल है, तुम दोनों को वापस ऊपर ही चलना होगा। फिर वो दोनों ने कहा कि इतना ऊपर, हम 20 किलोमीटर के आसपास दूर आ चुके हैं, अब यहाँ से जाएंगे कैसा। उसने कहा कि पहाड़ों के बीच में से शॉर्टकट वाला रास्ता है, मैं तुम लोगों को वहां से लेकर चलती हूँ, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। मामा ने कहा कितना भी जल्दी हो, समय तो ज़्यादा लगना ही है। उसने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों के साथ में हूँ। फिर वो मेन रास्ते पर ही, यानी घाट वाले पर, मामा ने साइड में गाड़ी लगा दी और वो औरत वो दोनों को पहाड़ों में जो जंगल होता है उस जंगल के रास्ते से ऊपर ले जाने लगी। वहां से लगभग 500 या 600 मीटर ही आगे बढ़े होंगे कि वो औरत अब कुछ अजीब सी लगने लगी थी। उसका चेहरा एकदम से बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर किसी ने एसिड मार दिया हो। पूरा चेहरा जला हुआ था और चांद की रोशनी में अब उसके कुछ पैर भी अजीब से दिख रहे थे। जब पहले शुरू में वो मिली थी तब ऐसी भयानक डरावनी नहीं थी, लेकिन क्या वजह थी कि उसका रूप बदला जा रहा था। आगे जाने के बाद मामा ने छोटे वाले मामा को रोक लिया और जैसे ही उन्होंने उसे रोका, वो औरत तो आगे चल रही थी आगे देखते हुए, लेकिन उसे पता चल गया कि ये दोनों मेरे पीछे आने के लिए अब रुक चुके हैं। वो वहीं पर खड़े होकर सिर्फ अपने चेहरे को पूरा पीछे 180 डिग्री में घुमा दी और हंसते हुए कहने लगी, यहाँ से भाग पाना असंभव है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। उसने जैसे ही अपना पूरा चेहरा पीछे घुमाया, मेरे छोटे मामा तो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतना ज़्यादा बुरा और डरावनी चीज़ कभी नहीं देखी थी। मेरे जो बड़े मामा थे वो छोटे मामा को वहाँ से छोड़कर भाग भी नहीं सकते थे। वो उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हिलने को तैयार तक नहीं थे। रही बात वो औरत की, वो खड़े खड़े जोरों से चीख कर मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी।
इसके बाद वो करीब आई, मेरे छोटे मामा का उसने पैर पकड़ा और उन्हें घसीट के ले जाने लगी। मेरे बड़े मामा मेरे छोटे मामा को छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वो भी उसी औरत का पीछा करने लगे और पूरा रास्ता उससे बस एक ही बात कह रहे थे कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें छोड़ दे, यहाँ से जाने दे। अचानक से उसी जंगल में से एक आदमी निकलकर कहीं आया, जो झुकी कमर के साथ एक लकड़ी के सहारे चल रहा था। जब उसने मामा की वो आवाज़ सुना तब वो कहीं से निकलकर बाहर आया था और आकर जब उसने देखा कि मेरे मामा और वो चुड़ैल सामने ही खड़ी है, उसने तुरंत ही कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए, जिसके बाद वो औरत वहाँ से गायब हो गई। फिर उस आदमी ने मेरे छोटे वाले मामा को पानी मारकर होश में लाया। जब मामा उठे तो उसने दोनों को ही बाहर गाड़ी तक लाकर छोड़ा और कहने लगा कि अब गाड़ी को चालू करो, गाड़ी शुरू हो जाएगी। दरअसल वो एक आत्मा थी, बुरी आत्मा, और वो हमेशा ही ऐसा करती है। रात के समय अगर उसे कोई अकेला दिखता है तो वो उस पर हमला कर देती है। फिर दोनों ही अपने अपने घर पर ठीक ठाक पहुंच गए। उसके बाद मेरे मामा बताते हैं कि अब कभी भी रात के समय कहीं पर भी मैं अकेला नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी इशिका जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रोहित अंकाल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। ये घटना 2006 की है। उस समय जॉब की वजह से मैंने अपना घर शिफ्ट किया हुआ था। जिस जगह पर हम लोग जाकर रहने लगे थे वो जगह काफ़ी अच्छी थी। हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। घर में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। हम लोगों को घर भी अच्छा लगा था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने वो घर रेंट पे लिया था और उसके बाद जब हम लोगों को अच्छा लगा, लगभग 3-4 महीने हो चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि अब उस घर को खरीद लिया जाए। जब भी ऑफिस के बाद मैं अपने घर जाता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती थी। इस वजह से भी मैं उस घर को खरीदना चाहता था। 3-4 महीने तो वहाँ पर निकल चुके थे। एक शाम मैं ऑफिस से अपने घर लौटा। घर में पहुँचने के बाद हमने खाना खाया और फिर खाना खाकर थोड़े गप्पे मारने बैठ गए। मुझे थोड़ी देर के बाद याद आया कि आज मैंने अपनी सिगरेट्स तो ली ही नहीं है, सिगरेट्स ख़त्म हो चुकी थी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कल सुबह ले लेंगे। लेकिन जिसको भी आप में से सिगरेट पीने की आदत होती होगी वो ये बात समझ सकता होगा कि ये आदत बहुत गंदी है। 12:30 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि बाहर निकल कर देखता हूँ। हमारा घर जो था वो काफ़ी अच्छी कॉलोनी में था, बहुत पॉश कॉलोनी थी। रात में 10-11 बजे के बाद वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं खुली होती थी, ना ही तो लोग रास्ते पर दिखाई देते थे। मैंने अपनी बाइक चालू की और मैंने सोचा कि हाईवे तक जाकर देख कर आता हूँ। मेरे घर से हाईवे 4-5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैं हाईवे के लिए निकल पड़ा। जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो मुझे एक दुकान दिखाई दी जो कि बंद ही हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचा और उनसे जाकर सिगरेट खरीदी। वहीं पर सिगरेट जलाकर पीने लगा और फिर बाइक लेकर जब मैं लौट रहा था तब मेरे घर से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मुझे 2 आदमी दिखाई दिए जो कि बस चुपचाप खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। मैं जब उनके पास से अपनी बाइक को क्रॉस किया तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसा कि नेगेटिव वाइब्स आई। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद मैंने दोबारा वही दोनों आदमी को देखा। मैं घबरा गया कि अभी तो ये 2 आदमी पीछे थे, फिर ये इतनी जल्दी आगे कैसे आए, और सेम पोजीशन में वो दोनों खड़े हुए थे। मैं घबराते हुए बाइक को धीमी किया और उनके पास से निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि उनमें से एक आदमी एक झटके से मेरी बाइक के सामने आकर खड़ा हो गया और वो खड़ा होकर बस मुझे ही घूर कर देख रहा था। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। मैंने उसे हटने के लिए कहा लेकिन वो हटने को नहीं तैयार था। फिर जो दूसरा वाला आदमी था वो ठीक मेरे बाजू में आकर खड़ा हुआ। मुझे लगा कि शायद ये लोग चोर है और मुझे मार देंगे या पता नहीं मुझसे कुछ पैसे चाहते हो। मैंने जेब से पैसे जितने थे वो निकाल कर उनके सामने रख दिए, लेकिन उसके बाद में भी उन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, कोई आदमी नहीं, कोई गाड़ी नहीं। आसपास जो जंगली कुत्ते होते हैं वो बस मेरी गाड़ी के पास आकर जोर जोर से मुझे देखकर भौंक रहे थे। और
अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूँ तो शायद आप लोगों को भी विश्वास ना हो कि अचानक से, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, इसी वजह से वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी घूम रही थी जो कि पेट्रोलिंग पर थी। पुलिस की गाड़ी ने जब मुझे देखा तो वो लोग मेरे पास आकर रुक गए। कहने लगे, क्या बात है, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि बस घर जा रहा था, ये 2 आदमी ने मुझे रोक लिया। वो लोग कहने लगे, कौन से 2 आदमी? मैंने जैसे ही अपना चेहरा घुमाकर देखा तो पाया कि वहाँ पर कोई नहीं खड़ा था। मैंने कहा, अभी यहाँ पर 2 लोग खड़े थे जिन्होंने मुझे रोका। वो लोग कहने लगे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। मैंने उन लोगों को जब अपनी घटना बताया तो उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि घर पर जाकर सो जाओ, कुछ भी गलत काम करते हुए अगर पकड़े गए तो सीधा जेल में डाल देंगे। पता नहीं, शायद उन लोगों को मुझ पर ही शक हो रहा था। मैंने फिर कहा कि थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, अगर आप लोग वहाँ तक साथ में चलो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पुलिस वाले भी मान गए। मैं अपने कॉम्प्लेक्स के गेट तक के पहुँचा। वहाँ तक उनकी गाड़ी मेरा पीछा पीछा करते हुए आई। जल्दी से गाड़ी को अंदर लगाकर मैं घर पर चला गया। घर जाने के बाद जब मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे पूरी घटना विस्तार में बताई। वो शायद मेरी बात को समझ नहीं पाई और हंसने लगी। कहने लगी कि चलो अच्छा है, इसी बहाने सिगरेट की तो आदत छूटेगी। लेकिन दोस्तों, मैं ही जानता था कि उस रात में मेरे साथ क्या घटा था और उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये हमें साबिर ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी इसी सितंबर के महीने की है। मुझे एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आया और उसका नाम अमन है। रात में जब वो मेरे से बात कर रहा था तो उसने बताया कि वो जिस रिसोर्ट में काम करता है वहाँ उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटी। मैं उस रिसोर्ट का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना बता दूं कि वो रिसोर्ट महाराष्ट्र में है। तो उसने मुझे एक रात कॉल किया और बोला, साबिर, मैं जिस रिसोर्ट पे काम करता हूँ यहाँ पर मेरे साथ जो घटना घटी उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों ने काम छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ? तो उसने बताया कि एक इतनी डरावनी घटना जो कि उसने आज से पहले ना ही तो कभी सुनी थी ना ही कभी देखी। उसने कहा कि इस रिसोर्ट में एक स्विमिंग पूल है जो कि 15 साल से बंद है, एकदम सूखा है, बिल्कुल पानी नहीं है। जब भी कोई गेस्ट आते हैं और स्विमिंग पूल का डिमांड करते हैं तो वहाँ का मैनेजर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देता है और उन लोगों को वहाँ पर जो रहने के लिए कमरे दिए गए थे उसका कमरा, यानी कि अमन का जो कमरा था, वो एकदम लास्ट में था और वो हाईवे के पास में था। भले ही वो रिसोर्ट के अंदर था लेकिन काफ़ी आगे था। और वहाँ पर दूसरे जो रिसोर्ट के रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनको भी उसी कमरे में रहने के लिए दिया गया था। रेस्टोरेंट कुछ रात के 11 बजे बंद हो जाता था। एक रात की बात है कि ऐसे ही 11 बजे रेस्टोरेंट बंद होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अमन रात में अपनी वाइफ से बात कर रहा था। तो वो देर रात तक बाहर ही रुककर बात कर रहा था और बात करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। वो काफ़ी आगे की ओर चला गया था जहाँ पर स्विमिंग पूल था। वहाँ जाने के बाद उसे एकदम ज़ोरों की पानी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसा मानो समंदर की लहरें ठीक उसके बाजू में ज़ोर ज़ोर से गोता खा रही है। अमन अपने आसपास देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया कि अचानक उसकी नज़र स्विमिंग पूल में पड़ी। तो उसने देखा कि स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी है, बल्कि यूँ कहिए कि स्विमिंग पूल पूरा पानी से भरा हुआ था और उसमें एक आदमी भी उसे दिखाई दे रहा था। जब थोड़ा और नज़दीक जाकर देखा तो पाया कि वो आदमी की लाश वहाँ पर थी। उसका चेहरा बुरी तरह से गला हुआ था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से पानी में रहने की वजह से उसका चेहरा खराब हो चुका है। अमन जब उसके और करीब जाकर देखा तो एकदम से उस लाश ने अपनी आंखें खोली और वो अमन को ही घूर रही थी। ये देखने के बाद मानो वो एकदम हैरान रह गया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि वो आदमी स्विमिंग पूल से बाहर आया और उसने अमन को पकड़ लिया और पकड़कर घसीट के पानी में ले जाने लगा। अमन ज़ोरों से चिल्ला रहा था लेकिन शायद उस समय उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। हो सकता है कि सभी लोग सो गए थे।
अमन का ये भी कहना था कि जब वो मेरे पास आकर मुझे घसीट रहा था तब उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसा मानो उसके शरीर का मांस बुरी तरह से सड़ चुका है। वो उसे खींचकर पानी में ले गया और ले जाने के बाद उसे पानी में डुबाने लगा। अमन डूबते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रही कि तभी उसे याद आया कि यह तो एक बुरी आत्मा है और इसीलिए उसने गॉड का नाम लेना शुरू किया। वो ज़ोर ज़ोर से गॉड का नाम ले रहा था कि एकदम से मानो वो लाश कहीं गायब हो गई और जो स्विमिंग पूल में पानी था वो भी एकदम से गायब हो गया और स्विमिंग पूल फिर से पहले की तरह सूखा हो गया। लेकिन अमन और उसके कपड़े अब भी भीगे हुए थे और कपड़ों में से पानी निथर रहा था। अजीब बात तो एक ये भी थी कि जब अमन बाहर आकर देखने लगा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी इसी स्विमिंग पूल में वो डूब रहा था। अमन वहाँ से भागते हुए अपने स्टाफ को चिल्लाते हुए उसी कमरे में पहुँचा। जब सभी लोगों को जगाया तो लोग उसकी हालत देखकर डर गए। फिर अमन ने उनको सारी बातें बताई। उसमें से एक लड़के ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही कुछ 4 दिनों से आवाज़ आ रही है। मैं जब भी रात में सोता हूँ या रात में कभी स्विमिंग पूल के पास चला जाता हूँ तो ऐसा लगता है बहुत सारा पानी आस पास में है। वो सभी लोग इतना ज़्यादा डर गए कि उसके बाद किसी ने वहाँ पर कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी लोगों ने अपनी अपनी सैलरी ली और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी साबिर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।